हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, प्रतिदिन एक टारगेट बनाइए और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करिए, ठीक है। यानी मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप प्रतिदिन एक सिलेबस के अनुसार एक चैप्टर फिक्स करिए कि इतने चैप्टर को मुझे पढ़ना है और इतना ख़त्म कर देना है आज शाम तक, ठीक है। उस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका सिलेबस समय से ख़त्म होगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो उसी आधार को बनाते हुए मैं प्रतिदिन 15 क्वेश्चन रोज़ पर डे लेके आता हूँ। तो आप भी उसी तरह से प्रतिदिन अपना एक टारगेट बनाइए और उसको पाने की कोशिश करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने आपको द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का 15 क्वेश्चन कराया था। आज उसी क्रम में फिर 15 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंग जिसमें पाचक रस या एंजाइम पाए जाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? तो आपका आंसर है, 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो पहला है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे, ठीक है, लाइसोसोम या केंद्रिका या तारकाय, ठीक है। करा कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंग जिसमें पाचक रस या एंजाइम पाए जाते हैं कहलाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, केंद्रिका और तारकाय। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका होगा लाइसोसोम, ठीक है। अब जानिए तारकाय क्या होता है। देखिए, तारकाय जो होते हैं, तारकाय तारकाय की खोज करने वाले जो थे वो थे ब्रेंडन, ठीक है। ब्रेंडन ने किया था, 1883 में किया हुआ था। बाद में इसका नामकरण करने वाले जो थे वो थियोडोर बावेरी थे। थियोडोर बावेरी जो 1888 में इसका क्या कर दिए थे, नामकरण कर दिए थे, ठीक है। अब ये करता क्या है, तो ये कोशिका विभाजन के समय, ठीक है, कोशिका विभाजन के समय तुर्क तंतु बनाते हुए हैं। क्या बनाते हैं? तुर्क तंतु बनाते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, सेंट्रोसोम की कहाँ पर इसे पाया जाता है। तो सेंट्रोसोम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो नाभिक के निकट पाया जाता है, यानी केंद्रक के निकट पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है? तो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। कहाँ पर मौजूद होता है? मैं फिर से बता देता हूँ, तो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? मौजूद होता है। कौन मौजूद होता है? तो तारकाय क्या होता है? मौजूद होता है। चलिए आगे चलते हैं इसी क्रम में। चलिए देखिए, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देख ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। पादप कोशिकाओं के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं। पादप कोशिकाओं के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? टोनोप्लास्ट कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं या कोशिका भित्ति कहते हैं। तो याद रखिएगा, आपको दिया हुआ है कि पादप कोशिका के चारों ओर तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, लेकिन ये क्या होता है? ये कठोर होता है। ये क्या होता है? कठोर और जटिल होता है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है पादप और जंतु कोशिकाओं में प्रमुख अंतर क्या देखने को मिलता है? तो पोषण संबंधी, आकार संबंधी, वृद्धि संबंधी या श्वसन संबंधी। मुख्य प्रमुख अंतर पूछा जा रहा है। तो अगर इसमें इन सभी में ये है जरूर अंतर, लेकिन इसमें प्रमुख क्या होगा? तो इसका प्रमुख जो होगा आपका वो होगा पोषण के आधार पर। किसके आधार पर? तो पोषण के आधार पर पादप और जंतुओं के बीच में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है? ठीक है, निम्न में से किस कोशिका की आकृति निश्चित नहीं होती है? भाई अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तंत्रिका कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका या सभी। तो ये जितने लिखे हुए हैं इनकी एक निश्चित आकृति नहीं होती, इन कोशिकाओं की निश्चित आकृति नहीं होती। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। अंतःद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती हैं। अंतःद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है। एक कह रहा है खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, एक कह रहा है खुरदरी, पहला कह रहा है ऑप्शन ए अंतःखुरदरी जालिका, चिकनी अंतःद्रवी जालिका, ए या बी दोनों या इनमें से कोई नहीं।
तो जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी जो होगा आपका ऑप्शन सही होगा, ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही होगा। सुन लीजिए अंतर्द्रव्य जालिका क्या होती है, सुन लीजिए। अगर हम बात करें कि अंतर्द्रव्य जालिका क्या होती है, तो अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार के दो भागों में बटी होती है। एक होती है आपका रर होता है और एक क्या होता है, सर होता है। जिसे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और क्या होता है आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसी में थोड़ा सा और इसके बारे में जान लिया जाए। तो देखिए जो अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली युक्त होती हैं, ठीक है, और क्या होती है, ये लंबी और गोलाकार आयतन की तरह दिखाई देती है। ठीक है, गोलाकार होती हैं और आयताकार भी होती हैं और नलिका की तरह दिखाई देती हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है उसकी जो संरचना होती है वो प्लाज्मा की तरह होती है। कैसी होती है, तो प्लाज्मा की इस तरह होती है। अंतर्द्रव्य जालिका को दो भागों में बांटा गया, अभी मैंने बताया आपको, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, ये चीज होता है और इससे आगे और भी जो चीजें होंगी मैं बताते चलूंगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, करा कि रर जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ठीक है, वो देखने में खुरदरी दिखाई पड़ती है। क्योंकि भाई देखने में खुरदरी दिखाई पड़ती है, क्योंकि बताइए क्यों दिखाई देती है, क्योंकि भाई उसमें राइबोसोम लगे होते हैं, प्रोटीन होता है, लाइसोसोम सेलुलोज होते हैं, कि कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ठीक है, किसकी वजह से ये देखने को आपको मिलते हैं, चलिए बताइए भाई। चलिए तो याद रखिएगा, जो रर होता है यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, देखने पर अगर से सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो ये देखने में खुरदुरा दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस पर क्या लगे होते हैं, तो राइबोसोम लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं। और ये राइबोसोम क्या करते हैं, अभी आगे पता चलेगा कि राइबोसोम का वर्क क्या है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होता है, यानी जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पर जो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर राइबोसोम दिखाई देता है, तो उससे क्या, उस राइबोसोम से क्या संश्लेषित होता है, तो प्रोटीन संश्लेषित होता है। और रर तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार, ठीक है, आवश्यकता अनुसार डॉट यानी किसके द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। यानी अब कह रहा है कि उस माध्यम का नाम बताइए जिसके द्वारा ये प्रोटीन को कोशिका के अन्य भागों में भेजने का काम करता है। पहला है ER, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, या इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपको मैं बताते चलूँ कि जो आपका ER जो होता है वो क्या करता है, रर द्वारा तैयार प्रोटीन को कहाँ पहुँचाने करता है, तो अन्य भागों में, कोशिका के अन्य भागों में पहुँचाने का कार्य करता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम निम्न अणु को बनाने में सहायता करता है। मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो क्या बनाता है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला है आपका वसा और लिपिड बनाने का काम करता है, वसा और लिपिड बनाने का, प्रोटीन और लिपिड बनाता है, वसा प्रोटीन दोनों, या उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो क्या बनाने का काम करता है, तो याद रखिएगा वसा और लिपिड बनाने का काम कौन करता है, तो सर बनाने का काम करता है, यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसका कार्य है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ER का मुख्य कार्य बताइए। तो ER क्या करता है, उसका मुख्य कार्य बताइए। तो याद रखिएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ कि अंतःकोशिकीय परिवहन या उत्पादक सतह बनाना, पहला करा प्रोटीन और लिपिड बनाता है। अभी मैंने बताया कि लिपिड कौन बनाने का काम करता है और प्रोटीन कौन बनाने का काम करता है। प्रोटीन जो होता है वो ER के जरिए बनता है, सॉरी RER, ठीक है, RER के जरिए क्या बनता है, प्रोटीन। जबकि लिपिड किसके जरिए बनता है, तो SER के जरिए, SER के
जरिए, यानी ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद देखिए वसा और प्रोटीन, ये भी गलत है। वसा और लिपिड, ये भी गलत है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ER का मुख्य कार्य होता है, ER का मुख्य कार्य है कि वह अंतःकोशिकीय परिवहन और उत्पादक सतह बनाता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कह रहा है कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं, मतलब कोशिका झिल्ली बनाने की सहायता करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को बताइए क्या कहा जाएगा भाई? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? झिल्ली जीवात जनन कहलाएगा, टेनोप्लास्ट कहलाएगा, ठीक है, डिक्टियोसोम कहलाएगा, या कोशिका जीवित जनन कहलाएगा? बताइए क्या कहलाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन आप देखेंगे तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा झिल्ली जीवात जनन कहलाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यकृत की कोशिकाओं में से कौन विष और दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यानी यकृत की कोशिकाओं में, जो यकृत की कोशिकाओं में से कौन जो विष और दवा निराविषीकरण करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? किसका काम है भाई बताइए? तो याद रखिएगा आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है? ये निराविषीकरण करने का कार्य करता है। रड मैंने बता दिया आपको, रड प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है, और ER क्या करता है? उसी प्रोटीन को अन्य भागों में पहुंचाने का, परिवहन का काम करता है, और उत्पादक सतह बनाने का काम करता है। कौन करता है? ER करता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कुछ परिस्थितियों में गाल्जी उपकरण में निम्न पदार्थ बनते हैं, ठीक है, मतलब कुछ परिस्थितियों में गाल्जी उपकरण में निम्न पदार्थ बनते हैं। कौन कौन से निम्न पदार्थ बनते हैं भाई? कह रहा है कि सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाने का काम करता है। फिर कह रहा है लाइसोसोम बनाते हैं, ए और बी दोनों बनाते हैं, दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और सुन लीजिए, ER संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं, इन एंजाइम को बनाते हैं। अब पूछ रहा है कि जो लाइसोसोम है और उसमें पाचक एंजाइम होता है, उस पाचक एंजाइम को कौन बनाता है? बनाने वाले कौन हैं? तो उस पाचक एंजाइम को बनाने वाला कौन है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, या इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, या सभी? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देख लीजिए, प्रोटीन का संश्लेषण रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करता है, राइबोसोम पाए जाते हैं इसके ऊपर, और ये साथ में क्या करता है? तो लाइसोसोम बनाने का भी काम करता है। ठीक है, रड इन एंजाइमों को बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर, लाइसोसोम के बारे में निम्न से कौन असत्य है? लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट, ठीक है, निपटाने वाला तंत्र है, सही है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, पाचनकारी एंजाइम, सही है। लाइसोसोम कोशिका को आत्मघाती थैली भी कही जाती है, सही है। लाइसोसोम को कोशिका के लिए कार्बोहाइड्रेट बनाता है, गलत है। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी आपके क्या हो जाएंगे? बाकी आपके सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, माइटोकांड्रिया कोशिका का बिजली घर है। ठीक है, माइटोकांड्रिया का बिजली घर है, माइटोकांड्रिया कोशिका का बिजली घर है। माइटोकांड्रिया किस झिल्ली की बनी होती है? यानी जो माइटोकांड्रिया है उसमें कितनी झिल्लियां पाई जाती हैं? कह रहा एकल झिल्ली की बनी होती है, दोहरी झिल्ली की होती है, आंतरिक झिल्ली, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा जो माइटोकांड्रिया होती है वो दोहरी झिल्ली की क्या होती है? दोहरी झिल्ली की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? तो दोहरी झिल्ली की बनी होती है, दोहरी झिल्ली की बनी होती है। किसकी बनी होती है? दोहरी झिल्ली की बनी होती है। और आपको भी पता है कि माइटोकांड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। माइटोकांड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। जो बाहरी झिल्ली जो होती है वो छिद्रित होती है। ठीक है, उसमें बाहरी झिल्ली में क्या पाएंगे आप? छेद पाएंगे, छिद्रित होती है। अब क्यों छिद्रित होती है अभी हम आपको बता देते हैं। देखिए क्यों होती है बता देते हैं। भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। वलित मतलब होता है कि आसानी से क्या हो सके?
खूब फैल सके और क्या हो सके, सिकुड़ सके, वलित होती है। ये वलय क्या करते हैं, एटीपी बनाने में रासायनिक क्षेत्रों की क्रिया को, मतलब एटीपी बनाने में ये जो आंतरिक झिल्ली होती है ये क्या करती है, वलित होती है और ये क्या करती है, फैल जाती है। किसके लिए फैल जाती है, तो एटीपी बनाने की रासायनिक क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जो फैल जाती है। जीवन की आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को रोकने के लिए करा जीवन के आवश्यक, ठीक है, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का क्या करती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। और एटीपी को क्या कहा जाता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। शरीर के नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में ऊर्जा क्या कर जाती है, संचित की जाती है और इसी का उपयोग किया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बहुत ही अद्भुत अंग है, क्योंकि इसका अपना खुद का क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। और क्या होता है भाई, तो इसका खुद का राइबोसोम भी होता है। क्या होता है, राइबोसोम होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन भी बना लेता है। क्या बना लेता है, प्रोटीन भी बना लेता है। ये रही जानकारी आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया तक के बारे में। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो कि आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन पेपर में फंस सकते हैं और उसी के लेवल का क्वेश्चन है, तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।